नमस्कार साथियों, मैं मोहन सिंह राठौड़ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे। राजस्थान जीके में हमारा जो रहेगा वो राजस्थान का इतिहास है। क्लियर है? राजस्थान हिस्ट्री को कंप्लीटली जो है हम करने वाले हैं। आपके राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जाम्स है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले मैं राजवंश से प्रारंभ करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा राजवंश है वो है दोस्तों मेवाड़ राजवंश। क्लियर है? वो इतिहास, वो मेवाड़ जिस पर आज की डेट में पूरा राजस्थान गर्व करे। मेवाड़ है तभी राजस्थान है। उसी मेवाड़ की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि हमारे इतिहास में राजस्थान हिस्ट्री में क्या क्या है। एक तो प्रमुख राजवंश सारे के सारे हैं। इसके अलावा चार पांच एक जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के है। जैसे आपके 1857 की क्रांति हो गई, राजस्थान के किसान आंदोलन हो गए, जनजातीय आंदोलन हो गए, प्रजामंडल हो गए, राजस्थान का एकीकरण हो गया, और इसके अलावा जो अंग्रेजों के साथ में संधियां हुई है वो है, और एक आपका प्राचीन सभ्यता है, और इसके अलावा राजस्थान के लगभग सारे राजवंशों का इतिहास सिलेबस में दे रखा है। इनमें सबसे पहला जो हमारा है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ का इतिहास कह सकते हो आप, गोहिल राजवंश कह सकते हो। क्लियर है? तो मेवाड़ को मैं दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करूंगा मेवाड़ की। क्लियर है? मेवाड़ सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, नई कॉपी नया पेज एकदम से है ना तैयार होके जो जो चीजें यहां से कही जा रही है, लिखवाई जा रही है, बोली जा रही है उसको आप नोट करोगे। क्लियर है? तो देखिएगा मेवाड़ सबसे पहला मैं जिक्र करूंगा दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। हेडिंग लगा लोगे आप मेवाड़। कौन सा है भाई? मेवाड़। अब देखिए सबसे पहला सवाल खड़ा होगा, हम मेवाड़ पढ़ेंगे। मेवाड़ में हम दोस्तों एक राजवंश पढ़ेंगे। उस राजवंश का नाम है गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश है भाई? गोहिल राजवंश का हम जिक्र करेंगे सबसे पहला। फिर सवाल खड़ा होता है कि गोहिल कौन है ना? तो गोहिल दोस्तों राजपूत है। यानी कि अपन जैसे देखिएगा आपका देश आजाद हुआ, राजस्थान का जब हम एकीकरण पढ़ते हैं उस समय हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी थी भाई? 19 रियासतें। 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतों में हम देखते हैं 2 रियासतें जहां के राजा जाट हुआ करते थे, एक के राजा आपके मुस्लिम हुआ करते थे, टोंक के और जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर है। बाकी सारी की सारी रियासत दोस्तों राजपूतों की रियासत थी, इसलिए राजस्थान का नाम ही क्या था? राजपूताना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे 2-4 मिनट का, यह याद रखने के लिए कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। क्लियर है? सबसे पहला राजपूत जो है इनकी उत्पत्ति आपको ज्यादा नहीं है, 5-7 एक पॉइंट याद रखने, फैक्ट है सीधा है ना। उसके अनुसार किस प्रकार से उत्पन्न हुए, उनके अनुसार किस प्रकार से हुए, ये अपन को याद रखना है। क्लियर? सबसे पहला आप लगा लोगे, मेवाड़ लगाओ तो भी ठीक है, नहीं तो लगा लीजिएगा राजपूतों की उत्पत्ति। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों किस प्रकार होती है। सारे राजपूत साथ में आ जाएंगे, कोई एक की जरूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर 1 मैं जिक्र करूं, सबसे पहले कौन सा इतिहासकार जो है वो क्या कह रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले एक इतिहासकार हुए आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीरानंद भी कह सकते हो आप, ओझा, जो रोहिड़ा सिरोही के रहने वाले हैं। इनके अनुसार दोस्तों राजपूत आर्यों की संतान है। राजपूत कौन है भाई? आर्यों की संतान है, अर्थात क्षत्रिय। ओझा साहब कह रहे हैं राजपूत आर्यों की संतान है, अर्थात कौन है? क्षत्रिय है। पहला पॉइंट यही सीधा फैक्ट है ना कि राजपूत आर्यों की संतान है। ऐसा कहने वाला कौन है? आप कहोगे गौरी शंकर हीराचंद या हीरानंद ओझा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट याद रखोगे वी.ए. स्मिथ। स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं राजपूत विशुद्ध रूप से भारतीय। कैसे है? विशुद्ध रूप से भारतीय। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ओझा साहब कह रहे हैं आर्यों की संतान है, और स्मिथ साहब कह रहे हैं राजपूत विशुद्ध रूप से भारतीय है। क्लियर है? 2 हो गए। तीसरा पॉइंट आप याद रखोगे दोस्तों, एक आपके इतिहासकार हुए हैं चंदबरदाई। चंदबरदाई है ना, सही नाम यही है। चंदबरदाई के अनुसार, इनके अनुसार लिखा हुआ मिलता है राजपूत अग्निवंशी है, यानी कि अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए।
आगे हम चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, आपने देखा भी होगा, एक माउंट आबू सिरोही में एक वशिष्ठ मुनि नाम के जो गुरुजी थे, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें से कहते वो 4 वीर पुरुषों की प्राप्ति कर लेते, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, यानी कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, अर्थात कैसे वंशी है, अग्निवंशी है। क्लियर है? 3 पॉइंट। ओझा जी क्या कह रहे हैं? आर्यों की संतान है, अर्थात क्षत्रिय। स्मिथ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजपूत विशुद्ध रूप से भारतीय है। और चंद्रप्रदय क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजपूत अग्निवंशी है, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट 4 नंबर। 4 नंबर में हम लिखेंगे कि कोई इतिहासकार ऐसे भी हुए जो कह रहे राजपूत विदेशी है। कौन है? जैसे हमारा राजस्थान हिस्ट्री का जनक है ना, इतिहास का पिता कौन है? वो है कर्नल जेम्स टॉड। किताब लिखता है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का नाम सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। एक और किताब लिखता है पश्चिम भारत की यात्रा। कर्नल जेम्स टॉड क्या कह रहा, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत विदेशी है। कैसे है? विदेशी है। याद रखोगे है ना, आपको कॉपी से है ना पूरी लाइन लिखनी है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत विदेशी है, इस प्रकार से। एक और इतिहासकार हुए हैं आपके कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। वो कह रहे कुषाणों के वंशज है। अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम के अनुसार ये कह रहे हैं राजपूत कुषाणों के वंशज है, कुषाण के वंशज है। क्लियर है? या रह जाएगा क्या? राजपूत कुषाण के वंशज है ना। एक बरोच गुर्जर करके ताम्रपत्र मिलता है, तांबे का पत्र, उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि राजपूत कौन है, कुषाण के वंश। हालांकि कुषाण भी विदेशी जाति ही है। इसके अलावा 6 नंबर पॉइंट आप लिखोगे, आपके एक इतिहासकार हुए दशरथ जी शर्मा। वो कह रहे राजपूत राजपूत नहीं है, राजपूत ब्राह्मण है। लिख लेंगे हम। अगला पॉइंट है दशरथ शर्मा के अनुसार। दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों राजपूत ब्राह्मण है। कौन है भाई? राजपूत ब्राह्मण है। क्लियर है? इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखोगे, आपके ईश्वरदास जी नागर साहब, ईश्वरदास है ना, ये कह रहे हैं विदेशी ब्राह्मण है। कौन से? विदेशी ब्राह्मण। इनके साथ में आप गोपीनाथ शर्मा जी को भी ऐड कर सकते हो। इनके अनुसार विदेशी ब्राह्मण है, गोपीनाथ शर्मा विदेशी ब्राह्मण बताया है, विदेशी ब्राह्मण। ठीक है? और एक पॉइंट याद रखोगे आप, डीपी चट्टोपाध्याय, डीपी चट्टोपाध्याय, इनके अनुसार विभिन्न जातियों का मिश्रण है, विभिन्न जातियों का मिश्रण है। यह दोस्तों आपके रहेगा उत्पत्ति से संबंधित। बिल्कुल सारे फैक्ट यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। उत्पत्ति से संबंधित जब सवाल पूछेगा इन्हीं में से आना है, तो याद रखिएगा। सबसे पहला मैंने पॉइंट बताया, जैसे देखिएगा, सबसे पहला मैंने कहा था कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी कह रहे हैं राजपूत आर्यों की संतान अर्थात क्षत्रिय है। इसमें सब कह रहे हैं विशुद्ध रूप से भारतीय है। चंद्रप्रदय कह रहे हैं राजपूत जो अग्निवंशी है, यानी कि अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद कर्नल जेम्स टॉड कह रहे हैं कि राजपूत विदेशी है। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राजपूत कुषाण के वंशज है। और दशरथ शर्मा साहब कह रहे ब्राह्मण है। और ईश्वरदास जी नागर और गोपीनाथ जी कहते ब्राह्मण है लेकिन विदेशी ब्राह्मण है, नागर जाति संबंधी आप जोड़ सकते हो। और डीपी चट्टोपाध्याय कह रहे हैं विभिन्न जातियों का मिश्रण है। क्लियर है? हाँ, जैसे टॉड का समर्थन विलियम क्रुक वगैरह वो भी करते हैं, तो यहां पर ही थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये है इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, सारी की सारी जितने भी राजपूत हुए हैं। क्लियर है? अब हम शुरू करने वाले हैं मेवाड़। मेवाड़ की उत्पत्ति हालांकि मान सकते हो कि ठीक है, जो इन्होंने कहा वो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2-3 अन्य अवधारणाएं और है, उनको भी हम याद करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला आप लगाएंगे मेवाड़। मेवाड़ कौन सा है भाई? मेवाड़, बड़ा शानदार इतिहास। मेवाड़ में दोस्तों हम जो राजवंश पढ़ने वाले हैं, उस राजवंश का नाम है गोहिल। गोहिल राजवंश। कौन सा राजवंश है भाई? गोहिल। देखिएगा, मेवाड़ है ना, मेवाड़ में राजवंश है, राजवंश का नाम है गोहिल। सबसे पहला सवाल खड़ा होगा है ना कि मेवाड़ कहाँ है?
सभी को पता होगा वैसे तो कि भाई राजस्थान में है ना, राजस्थान में मेवाड़ है। क्या मेवाड़ आज का जो नाम है क्या पहले भी वही था? नहीं, पहले मेवाड़ का नाम मेवाड़ नहीं था, है ना। मेवाड़ के दुनिया भर के हमें नाम मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मेवाड़ के नाम के बारे में, उसके बाद में हम आगे जिक्र करेंगे मेवाड़ के गोहिल वंश के बारे में। देखिएगा दोस्तों, मेवाड़ का एक हमें जनपद मिलता है, उस जनपद का नाम है सीवी। मेवाड़ का एक जनपद मिलता है, जनपद का नाम है सीवी, प्राचीन जनपद सीवी। सीवी की हमें एक राजधानी मिलती है, उस राजधानी का नाम है मध्यमिका। मध्यमिका या मध्यमिका, ये वर्तमान चित्तौड़गढ़ में। कौन से जिले में भी? चित्तौड़गढ़। अब जनपद क्या, देखिएगा पहले हमारा जो राजस्थान है या हिंदुस्तान है, ऐसे जिले वगैरह नहीं थे, है ना, कि राजस्थान में आज 41 जिले हैं। तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई राजस्थान में जिले थे, जनपद कहलाते थे, छोटे छोटे कबीले जनपद है। और जैसे हमारा हिंदुस्तान है ना, भारत में ध्यान दीजिएगा, आज हम जैसे कहते हैं 28, 29, 30 हमारे जो भी राज्य है, 7, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान देना, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश और ये राज्य नहीं हुआ करते थे, पहले महाजनपद हुआ करते थे, है ना। महाभारत के समय आप लोगों ने पढ़ा होगा महाजनपद। क्लियर? महाजनपद कितने थे? महाजनपद दोस्तों 16 महाजनपद। आप नाम भी सुने होंगे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, असमक, अवंती, कंबोज, गंधार, सुरसेन तक, है ना। आपका ये मत्स्य है राजस्थान वाला। बड़े बड़े कबीले महाजनपद, छोटे छोटे कबीले जनपद। जैसे मेवाड़ आपका जो राजस्थान है, जयपुर के आसपास वाला एरिया है, वो कहलाता था हमारा मत्स्य जनपद। लेकिन छोटे छोटे कबीले हैं वो कहलाते थे जनपद, है ना। वो महाजनपद, ये जनपद। जैसे योद्धे है हमारे मेवाड़, है ना, राजस्थान में मालव है। इस प्रकार से जो मेवाड़ वाला एरिया है, उस एरिया में मत आपका सीवी जनपद था। याद रखना है, पूछ ले सीवी जनपद वाला क्षेत्र कौन सा है, आपका हो गई मेवाड़ वाला। या यूं आ जाए, मेवाड़ में, है ना, प्राचीन समय में मेवाड़ कौन से जनपद के अधीन आता था, आपका हो गई सीवी के। अब सीवी कोई जनपद है, कोई राज्य मान लो आप, कोई राज्य है तो उसकी राजधानी होगी, सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा, राजधानी पूछे कौन सी है, तो हमारी राजधानी सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। अच्छा, ये भी सवाल पूछा गया है, मध्यमिका आज कहां है? आज चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ में। याद रह जाएगा, सीवी जनपद, मध्यमिका, राजधानी और जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। आगे बढ़ूं मैं। इसके अलावा मेवाड़ के और नाम क्या मिलते हैं? देखिएगा, मेवाड़ के अन्य नाम, मेवाड़ के अन्य नाम, एक नाम मिलता है दोस्तों प्रागवाट, एक नाम मेवाड़ का मिलता है मेदपाट, एक मेवाड़ का नाम मिलता है मेवपाट, एक मेवाड़ का नाम मिलता है कीव, एक मेवाड़ का नाम मिलता है नगरी। ये सारे के सारे मेवाड़ के नाम मिलते हैं। मेघपाट कहते हैं, यहां पर कोई जाति रहती, कोई कह रहा कि यहां पर साहब प्रागवाड़ पठारी एरिया है, पठारी क्षेत्र है, इसकी वजह से प्रागवाड़ कहलाएगा। और मेदपाट कहते कोई मेद जाति रह रही, कोई कह रहा नहीं साहब मेव रह रही, कोई कह रही मेरपाट है, मेर जाति रह रही। नगरी, है ना, हम लोग पढ़ते हैं जब आहार सभ्यता को पढ़ते हैं, ताम्र सभ्यताओं की नगरी, आहाड़ मेवाड़ वाली सभ्यता आती है। क्लियर है? तो याद रखिए, सारे के सारे नाम आपके मेवाड़ के हैं। कोई भी नाम पूछ ले, राजस्थान के कौन से जनपद से संबंधित है, आप कहोगे मेवाड़ से, या यूं कहोगे सीवी जनपद से संबंधित, ये सारे के सारे नाम आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये हो गई मेवाड़ के नाम से संबंधित। अच्छा, पूछ ले मेवाड़ का जिला कौन सा है? स्पेशल एक जिला नहीं है, कई जिले आएंगे। जैसे मैं लिखूं मेवाड़ के जिले, गढ़, चित्तौड़गढ़, है ना, उदयपुर, एक नया जिला बन गया अभी सलूम्बर, और राजसमंद, भीलवाड़ा का भाग राजसमंद, है ना, भीलवाड़ा, सोजत के आगे वाला पालीवाड़ा एरिया, ये पूरा का पूरा मेवाड़ आता था। प्रतापगढ़ का भी कुछ एक भाग, ये पूरा का पूरा जो है दोस्तों, ये मेवाड़ में आता था, है ना। ये सारा का सारा एरिया मेवाड़ वाला भूभाग कहलाता था। फिर मैंने जिक्र किया कि हम जो मेवाड़ में जो दोस्तों राजवंश पढ़ने वाले हैं, वो राजवंश कौन सा है, तो याद रखिएगा, वो राजवंश है हमारा गोहिल राजवंश। कौन सा है? गोहिल राजवंश। फिर सवाल ये खड़ा होगा, क्या गोहिल राजवंश जो है, इनसे पहले कोई यहां पर थे? ये भी सवाल आ रहा है ना, कि गोहिलों से पहले यहाँ कौन थे? तो याद रखिएगा, गोहिलों से पूर्व यहाँ पर जो राज करने वाला और एक राजवंश हुआ है, उनका नाम है मौर्य, है ना। आपने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक महान,
अशोक स्तंभ वाला है ना, उनके नाम सुने होंगे। उनके कोई वंशज है, वो कहते हैं शायद यहाँ पर मेवाड़ में रहे होंगे। उनमें आपको दो नाम याद रखने, एक मान मौर्य, एक चित्रांगद मौर्य। सिर्फ दो आदमी है ना, स्पेशल दो आदमियों के नाम याद रखने जो मेवाड़ के गोहिलों से पहले यहाँ पर संबंधित है, यानी कि हमारे यहाँ का सवाल बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हम इसके बाद में जो अगला पॉइंट लिखेंगे वो हम ये लिखेंगे, आपके दिमाग में आ जाए क्या साहब गोहिलों से पहले कोई यहाँ पर था, तो आप कहोगे बिल्कुल। कौन था? आप कहोगे मौर्य। कौन थे? मौर्य। लिखेंगे हम नेक्स्ट लाइन, गोहिलों से पूर्व, गोहिलों से पूर्व मेवाड़ पर शासन किया मौर्यों ने। गोहिलों से पूर्व मेवाड़ पर शासन किया मौर्यों ने। ठीक, ये बात याद रखनी। पूछ ले अभी गोहिलों से पहले यहां पर कौन थे, आप कहोगे साहब मौर्य थे। कौन कौन से मौर्य? दो मौर्यों के नाम याद रखने, एक चित्रांगद मौर्य, एक मान मौर्य। चित्रांगद मौर्य में याद क्या रखना है, ये इतना सा याद रखना है कि उसने किला बनाया चित्तौड़गढ़, बस। चित्रांगद मौर्य किला बनाता है, पहाड़ी के ऊपर बनाता है, एक पठार है वहां पर, इसलिए दो तीन बातें हो जाएगी। चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ किला बनाया। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया है ना। हाँ, एक बात। दूसरी बात, मान मौर्य में याद ये रखना है कि मान मौर्य को मेवाड़ के बप्पा रावल ने हरा दिया, और बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश का दोस्तों वास्तविक संस्थापक है। कैसा संस्थापक है? वास्तविक। याद रह जाएंगे दो ही बातें, बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराया और चित्रांगद मौर्य ने आपका किला बनाया। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले गोहिल का नाम मैं लिखूंगा। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं चित्रांगद मौर्य से। चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया। ठीक है, हालांकि किला आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है ना। तो देखिएगा, चित्तौड़गढ़ किला किसने बनाया? चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बस इतना याद रखना, किला बनाया, समाप्त। चित्रांगद मौर्य का एक वंशज होता है, उसका नाम है मान मौर्य। लिख लेंगे वंशज मान मौर्य 734 ईस्वी में मेवाड़ पर शासन कर रहा था। मेवाड़ पर शासन कर रहा था। ठीक है, हाँ, मान मौर्य मेवाड़ पर राज कर रहा है, और इसी मान मौर्य को याद रखना, बप्पा रावल पराजित करता है और बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश की वास्तविक स्थापना करता है। याद रह जाएगा क्या? दो ही बातें हैं। चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी के मैसा पठार पर चित्तौड़गढ़ किला बनाया, मर गया, समाप्त। चित्रांगद मौर्य का वंशज होता है मान मौर्य, वो 734 ईस्वी में, सन याद रखना भाई, मेवाड़ पर शासन कर रहा था, और इसी मान मौर्य को बप्पा रावल पराजित करते। मान मौर्य का आपने सुना होगा, मान मौर्य का शिलालेख है ना। जैसे वो एक सवाल भी आरपीएस इंसाइट पूछ लिया कि कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक देता है, वो इसी का है, मान मौर्य का शिलालेख में। समझते बड़ा से बाटे होते हैं ना। कर्नल जेम्स टॉड यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री का जनक है। इतिहास पूरा किसने लिखा? कर्नल जेम्स टॉड ने। ये मेवाड़ का और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया, बड़े बड़े उसको यहाँ से जानकारी मिली, बड़ा शानदार, पढ़ने में मजा है, उसको लगा गजब, भाई गजब का इतिहास रहा है ना, लिखना चाहिए मुझे। और उसने शिलालेख वगैरह उठा लिए, बाटे जितने भी थे सारे उठा लिए, और कहते अपना जहाज पूरा भर दिया, यहां से रवाना हुआ, रास्ते में समुद्र में जहाज डूबने लग गया। ये बड़ा भारी बाटा था इसका। जो मान मौर्य का शिलालेख है काफी बड़ा था, उसने कहते समुद्र में फेंक दिया। और सवाल पूछ लिया, कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? मान मौर्य का शिलालेख। ठीक है, मान मौर्य कब राजा था मेवाड़ का? 734। मेवाड़ मतलब चित्तौड़गढ़ का था, और इसको हराया किसने? बप्पा रावल ने। कब हराया? यही सन आएगा 734
34 में। क्लियर है? तो यहां तक का मैंने आपको ये बताया कि मेवाड़ में गोहिल वंश हम पढ़ेंगे, है ना, गोहिलों की उत्पत्ति बताई है, इससे पहले राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, मेवाड़ के हम लोगों ने नाम लिखे हैं, और फिर हम लोगों ने ये लिखा है कि गोहिलों से पहले यहाँ पर कौन थे। तो यहाँ पर साहब मौर्य थे। 2 मौर्यों के नाम आपको याद रखना। मौर्य एक राजवंश, एक जाति का नाम है, गांव में उड़ने वाले मौर्य नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा गोहिल, है ना, सवाल खड़ा होगा साहब गोहिल कौन है? हाँ राजपूत है, मान लिया, कहां से आए, है ना, गोहिल कहां से, अपने यहां कहां से आए, क्या यहीं के हैं? नहीं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अवधारणाएं दे रहे हैं, ज्यादा नहीं है। 2 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने। क्लियर है? सबसे पहला आप लगाओगे इसी में, अगला जो छोटा सा हेडिंग लगाओगे वो लगाओगे दोस्तों गोहिलों की उत्पत्ति। गोहिलों की उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक है, सबसे पहला नंबर 1 लिखोगे आप कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार दोस्तों गोहिल वल्लभी के गोहिल, इसमें ऐसा बताया गया है कि वल्लभी कहो आप, शायद वल्लभ नगर भी कह सकते हो, है ना, वल्लभी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शिलादित्य, उनकी रानी का नाम है पुष्पावती। उनके वंशज जो है वो दोस्तों, उनके जो है ना बेटा आता है, बेटे का नाम है गोहिल। क्लियर है? तो आप सीधा यूं लिख सकते हो कि गोहिल वल्लभी के शिलादित्य के वंशज है, या वल्लभ नगर से आए, यूं कह सकते हैं, शिलादित्य के वंशज है। किसके वंशज है? शिलादित्य, और शिलादित्य की रानी का नाम है पुष्पावती, इनके वंशज है। ठीक है, पहला पॉइंट। हालांकि सबसे पहले जब पूछा गया तब कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है कि मेवाड़ के गोहिल विदेशी है, यहाँ के है ही नहीं, फॉरेन के। अरे भाई साहब ऐसे कैसे हो गए? ना इन्होंने कहा आप लोग गोहिल की बात नहीं करा, मैं तो सारे जितने भी यहाँ पर लोगों ने राज्य किया वो सारे के सारे हमारे वहां के आए, फॉरेन से आए। पे लोगों ने विरोध किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जैसे अंग्रेज यहाँ पहली बार आए, हमारे लोगों ने विरोध किया, तुम भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, या राज्यपाट कर रहे हो, क्यों? तब उन्होंने कहा था हम क्या, तुम्हारे जितने राज्य बड़े सारे राज्य बाहर से आए, इसलिए हम भी आए, है ना। बाद में विरोध किया गया, तब कहते वो चेंज करता है, फिर कहता है कि राजस्थान में जो गोहिल आए हैं वो वल्लभ नगर से आए, वल्लभी से आए। वल्लभी दोस्तों गुजरात में जगह है, वहां के एक राजा हुआ करते थे पुष्पावती, एक रानी का नाम है आपकी, सॉरी, रानी का नाम है पुष्पावती, राजा का नाम शिलादित्य है, उनका बेटा यहाँ आता है, उसका नाम है गोहिलादित्य। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अबुल फजल। अबुल फजल क्या कह रहा? अबुल फजल के अनुसार गोहिल ईरान के आदिल नौशेखा खान की संतान है, या कहीं कहीं मिलता है नौशेरवा खान या नौशेखा खान की संतान है। या रह जाएगा क्या? आदिल नौशेरवा या नौशेखा खान की संतान है, ऐसा कहने वाला कौन है? अबुल फजल है। सवाल खड़ा होगा साहब अबुल फजल कौन है? अबुल फजल हमारे राजस्थान के नागौर जिले का है, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर का दरबारी कवि, अकबर का 9 रत्न है ना, अकबर के 9 स्पेशल रत्न थे, उसमें अबुल फजल का नाम आता। जैसे हमारे जयपुर के राजा मान सिंह का भी नाम आता। तो अबुल फजल क्या कह रहा है? अबुल फजल कह रहा है मेवाड़ के गोहिल राजपूत है ही नहीं, मुसलमान है, और वो भी कहाँ के? ईरान के। ईरान में एक राजा हुआ करते थे आदिल नौशेखा खान या आदिल नौशेरवा खान, उनके वंशज है गोहिल। फिर किसी ने पूछा साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां के लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, मेवाड़ वाले सूर्य नमस्कार करते हैं, इसलिए वो उनकी औलाद हो गई। सीधी सीधी फैकोलॉजी है ना। लेकिन सवाल पूछा है, बताया गया है, तो आपको मानना पड़ेगा। अबुल फजल के अनुसार, है ना, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ईरान के आदिल नौशेरवा खान की संतान है। क्लियर है? और गोपीनाथ शर्मा साहब जो है ना, वो कह रहे शायद कि आनंदपुर वटनगर आसपास यहां से आई है। 2 फैक्ट आप ये याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड क्या कह रहे हैं? वल्लभी से आए। अबुल फजल क्या कह रहे? ईरान के आदिल नौशेरवा खान की संतान है। नौशेरवा या यूं कहो आप नौशेखा खान की संतान है कौन? गोहिल। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा
और ये नीचे वाला कमेंट याद रखना, ये अबुल फजल क्या कह रहे हैं, आदिल ईरान नौसेना खान की संतान है, टोड क्या कह रहे हैं, वल्लभ नगर के शिलादित्य के बेटे। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला मैं जिक्र करूं वल्लभी का, है ना। वल्लभी कहाँ है, देखिएगा एक जगह है वल्लभी या वल्लभ नगर, ये मान लो इधर मैं बना देता हूं, ये आपकी वल्लभी है, वल्लभी। वल्लभी दोस्तों गुजरात में ही है, कहां पर है, गुजरात। ठीक है, यहाँ के एक राजा है, राजा का नाम है शिलादित्य, मैंने बताया आपको शिलादित्य। ठीक है, और शिलादित्य की रानी है, रानी का नाम है दोस्तों पुष्पावती। ठीक है, ये गुजरात में रह रहे, वल्लभ नगर में रह रहे। ठीक है, अब देखिएगा क्या घटना घटती है। एक बार कहते हैं आपके जो ये रानी है कौन सी, पुष्पावती, वल्लभी यानी वल्लभ नगर से वो एक एक मंदिर की यात्रा के लिए जाते हैं, मंदिर का नाम है अंबे भवानी की यात्रा, रवाना करो। पुष्पावती जी अंबे भवानी के मंदिर गए, गुजरात के पास ही जगह पड़ती अंबे भवानी, अंबे भवानी की यात्रा यूं लिख लेता हूं, है ना। अंबे भवानी की यात्रा करने के लिए पुष्पावती गए हुए, है ना, अभी टाबर नहीं हुआ, जिस समय वो गए हुए थे उस समय कहते पुष्पावती गर्भवती है, उनके पुत्र या पुत्री जो भी है होने वाला। राजा शिलादित्य वल्लभ नगर के राजा है, यहां पर बैठे। उस समय क्या होता है, वल्लभ नगर पे, गुजरात पे तुर्कों ने आक्रमण किया, है ना, तुर्क अटैक करते हैं, अज्ञात आक्रमण, तुर्की आए थे, तुर्की आक्रमण कहां पर हो जाता है, वल्लभ नगर पर। और इतना भयंकर आक्रमण हुआ, और आक्रमण का रिजल्ट ये बताया जा रहा है, इस आक्रमण में शिलादित्य काम आ गए, लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए गुजरात के राजा वल्लभ नगर के राजा शिलादित्य शहीद हो गए। अब रानी कहाँ है, रानी साहब अंबे भवानी की यात्रा पे गई हुई, वहां पर रानी को जानकारी मिली पीछे हमारे राज्य पर अटैक हो गया, हमारे पतिदेव जो है वो काम आगे शहीद हो गए, और उसको जैसे जानकारी मिली उसने कहा मैं सती होना चाहती। अब सती उस समय वो गर्भवती, और गर्भवती महिला या कुंवारी कन्या जो होती है वो सती नहीं होती। यहाँ के लोगों ने समझाया भैया आप सती नहीं हो सकते, आपके जो भी टाबर होने वाला उसको जन्म दीजिएगा, उसके बाद में आप अपने प्राण त्याग सकते हैं। तब कहते हैं ये जो तुर्की है इनको जानकारी मिली राजा के लोग बीर उधर कहीं गई हुई है, इन्होंने पीछा किया, और उस समय कहते हैं इसी आपके पुष्पावती जो रानी है इनको कहते हैं गुफा में ले गए, है ना, वहाँ के लोग स्थानीय लोग वगैरह थे, गुफा में ले जाकर वो उनको बैठा दिया गया, छुपा दिया गया, और गुफा में इन्होंने टाबर को जन्म दिया, उस टाबर का नाम था गोहिल, इसी को कहते हैं गोहिलादित्य, गोहिलादित्य, इन्हीं को कह सकते हो गोहिल, है ना, दुनिया भर के नाम मिलते हैं। इस टाबर का जन्म होता है गोहिलादित्य, गोहिल, गोहिल, है ना, एक गुफा के अंदर जन्म होता है, इसलिए गुफा के नाम पर इनका नाम पड़ गया गोहिल। यही गोहिल हमारे मेवाड़ में गोहिल वंश का संस्थापक है, याद रह जाएगा क्या, बताने का मतलब इतना ही है। गुजरात के वल्लभ नगर के या वल्लभी के शिलादित्य पुष्पावती के बेटे गोहिलादित्य ने ना गोहिल वंश की स्थापना की, 566 में करता हूं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ अटैक होता है, यानी कि रानी अंबे भवानी की यात्रा गुजरात गए हुए, वहां से ये मेवाड़ वाले एरिया महिला आ जाती है, एक गुफा में बैठ जाती है, गुफा में टाबर को जन्म देती है, और टाबर का नाम गोहिल, गोहिलादित्य गोहिल, है ना, कमलावती नाम की वो महिला मिलती है, उनको कहते हैं पालन पोषण के लिए दे देती है ना। उसके बाद में ये जो टाबर है धीरे धीरे बड़ा होता है, और ये यहाँ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मेवाड़ का राजा बन जाता है, याद रह जाएगा क्या, हाँ ठीक। इतना ही बताया कि संस्थापक ये है, कौन है, गोहिलादित्य। आगे बढ़े, चलिए अब देखिएगा, यह बात क्लियर ये होगी कि गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने की। दूसरी बात क्लियर ये हुई है कि गोहिल कौन है, गोहिल गुजरात के वल्लभ नगर के शिलादित्य और पुष्पावती के बेटे हैं गोहिलादित्य। ठीक है, स्थापना कहाँ की, मेवाड़ में की। कौन से वंश की, गोहिल वंश की। कब की, 566। ठीक है, अब देखिएगा, लिखिएगा पहला, है ना, लिख लीजिए लाइन, सबसे पहले लिखिएगा
वल्लभनगर गुजरात की, वल्लभनगर गुजरात की। शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र, शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र। गुहिलादित्य ने, गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। कोई दिक्कत नहीं है ना। वल्लभनगर गुजरात या वल्लभ भी गुजरात के। शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र गुहिलादित्य ने मेवाड़ में, है ना, गुहिल वंश की स्थापना की। कब की साहब? 566। याद रखिएगा, सन याद रखना 566। ठीक। सवाल खड़ा होगा कहां की, तो आप लिखोगे राजे बने तो राजा का राजधानी नागदा। कहां करते हैं? नागदा। एक गांव का नाम है, छोटा सा गांव है ये दोस्तों, उदयपुर जिले के पास पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको याद ये रखना है, ये जो गुहिलादित्य है ना, इतना याद रखना है, गोहिल वंश की स्थापना की। बस एक बात और मिलती है, अभी वर्तमान में 1869 के आसपास, है ना, आगरा के पास से सिक्के मिले जिसके ऊपर लिखा गया है श्री गोहिल का नाम। इसका मतलब आगरा तक साम्राज्य गोहिलादित्य का फैला हुआ था। याद रह जाएगा क्या? 2000 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। कितने? 2000 सिक्के, है ना। एक लाइन ये भी याद रखोगे। 1869 आगरा यूपी में, आगरा से गोहिल के सिक्के प्राप्त हुए, चांदी के हो, सोने के नहीं, सिक्के मिले। 3 बातें: गोहिल वंश का संस्थापक, माता पिता, और आगरा से इनके सिक्के मिले। कितने? 2000 चांदी के सिक्के 1869 में मिले। कर्नल जेम्स टोड के, है ना, मरने के बाद मिले, नहीं तो वो शायद ये इसमें बातें वो भी लिखता। ठीक है, अब देखिएगा, ये यहां तक की बातें होगी। अब ये गोहिल है। फिर आप लोगों की खोपड़ी में सवाल चल रहा होगा, ये 566 कहां लिखा हुआ है भाई? ये आप कहां से लाए? ऐसे कैसे लिख सकते हैं मन से? है कि नहीं? हाँ। और राजा का नाम आपने गोहिल कैसे लिखा? किस आधार पे लिखा? कहां पे लिखी हुई ये सारी बातें? इसके लिए याद रखोगे दोस्तों, एक शिलालेख सामोली। कौन सा है भाई? सामोली। सामोली आपने नाम सुना होगा। देखिएगा, ये बात है यहां तक की। अगला पॉइंट में लो, सामोली अभिलेख, शिलालेख अभिलेख कह सकते हो। उदयपुर। देखिएगा, उदयपुर में एक गांव का नाम है सामोली। ठीक है, वहां से कोई कहते हैं कोई लोग खेत में काम कर रहे थे, है ना, और खेती का कार्य वगैरह कर रहे थे। उनको एक खुदाई में से कोई, है ना, 11 इंच का, 11 बाई 11 का ऐसा बताया जा रहा है, एक पत्थर मिला। शिलालेख क्या होता है? शिला बाटा, है ना। उस पत्थर के ऊपर दुनिया भर की बातें लिखी हुई। वो जो किसान था वो इधर उधर गांव में लोगों के पास गया, पढ़ो, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और अब सब पढ़े कौन? है ना, बहुत बड़ी बात संस्कृत पढ़ना भी। इधर उधर कई लोगों के पास में गए, लेकिन कहते हैं लोग पढ़ नहीं पाए। और उनको क्या लगा? उनको लगा कि शायद कोई बड़ा खजाना है इस बाटे के नीचे, और वो लोगों को ले जाके बता रहा है कि इसको पढ़ाओ। तब किसी ने कहा कि साहब आप रोहिड़ा गांव जाओ। रोहिड़ा गांव से रोई, वहाँ एक बड़े इतिहासकार बैठते हैं, इनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। वो शायद गरासिया ही था, किसान गरास जाति का था शायद। वो वहाँ पर गए और वहाँ ले जाकर ओझा जी को पढ़ाया। ओझा जी ने पढ़ के बताया ऐसा ऐसा मामला, यहाँ एक राजा हुआ है, राजा का नाम है शिलादित्य, और इनके पूर्व में इतने पराजय बेटे हुए, है ना, इनके सॉरी वंशज पहले हुए, और ये बातें लिखी हुई। बेचारा निराश हो, उसको लगा कि मैं शायद
धन के लिए, है ना, मुझे लगा शायद जमीन के अंदर कोई गड़ा हुआ मिल जाए माल, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन मेवाड़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। सवाल आ जाए, सबसे पहले मेवाड़ के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? आप कहोगे सामोली शिलालेख। कौन सा है? सामोली। इसके ऊपर लिखा है 646। तारीख लिखी है, राजा का नाम भी लिखा है, शिलादित्य। क्या नाम लिखा है? राजा का नाम लिखा है शिलादित्य। पूछ ले वे, ये शिलालेख कौन से राजा का है? अच्छा, शिलादित्य सेकंड भी आप कह सकते हो, लेकिन नहीं भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने कहा सबसे पहले जो राजा थे गुहिलादित्य, उनके बाप का नाम क्या था? शिलादित्य। उसी नाम का एक और आ रहा शिलादित्य, तो सेकंड हो सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वो गुजरात का राजा है, अपने यहाँ का नहीं है, इसलिए अपने शिलादित्य एक ही है, वो शिलादित्य अलग थे। ठीक है, तो सेकंड आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस शिलालेख के अंदर दोस्तों देखिएगा, जैसे गोहिल, गोहिलों की 24 शाखाएं बताई गई। कितनी है? 24, है ना। जैसे ये आपके वीर विनोद वाले साहब श्यामलदास जी कह रहे 36 थे, लेकिन 24 ठीक है। मोहन नैन्सी वगैरह, टोड वगैरह इनका समर्थन करते हैं। 24 शाखाएं थी। मेवाड़ के गोहिल है, वागड़ के है, चारसू के है, महाराष्ट्र के है, नेपाल के है, प्रतापगढ़ के, है ना। इस प्रकार से अलग अलग ये गोहिल हुए। सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ वाले। अब देखिएगा, ये जो शिलालेख मिला है, इसमें एक राजा का नाम लिखा हुआ, राजा का नाम लिखा है शिलादित्य। बड़े आराम से सुनिएगा, क्या नाम लिखा है? शिलादित्य। ठीक, तारीख लिखी है 646 ईस्वी। इसका मतलब ये लिखा है, इसमें ये लिखा गया है, मैं मेवाड़ का राजा हूं, मेरा नाम शिलादित्य है, मैं 646 ईस्वी में यहां का राजा हूं, और मैं गोहिल वंश का 5वां राजा हूं। यह भी लिखा है। क्या लिखा है? इसमें लिखा गया है, मैं गोहिल वंश का 5वां राजा हूं। पहला अपन को पता है कौन है? गोहिलादित्य। भाई पहला कौन है? पहला गोहिलादित्य। और बाटा किसका मिला है? शिलादित्य का। शिलादित्य क्या कह रहा? मैं 5वां हूं। इसका मतलब बीच में और है भाई, 3 और होंगे बीच में, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। कि मैं 646 ईस्वी में राजा हूं, मैं 5वां वंशज हूं। तब हम लोगों ने कहा पहला वो है, बीच में और भी कोई होंगे? बिल्कुल है, नाम लिखे गए, है ना। दूसरे का नाम लिखा गया है भोजादित्य। तीसरे का नाम मिलता है महेंद्रादित्य। चौथे का नाम लिखा है नागादित्य। नाग, कहीं कहीं इन दोनों का नाम एक ही मिलता है, महेंद्र नाग साथ में आता है। और इस प्रकार से कोहिलादित्य, भोजादित्य, महेंद्रादित्य, नागादित्य और शिलादित्य। और हम लोगों ने कहा पहले के जमाने में दुनिया भर के युद्ध होते थे, है ना। 17-18 साल या 20 साल, लास्ट 20 वर्ष तक की उम्र तक राजा रह रहा के मर मरा के खत्म हो जाते। इसलिए हम लोगों ने अंदाजा लगाया शायद 20-20 साल सब रहे होंगे। 646 में ये है, हम लोग -20 किए, नागादित्य का कार्यकाल आया, -20 किए, इनका आया, -20 किए, इनका आया, तब करते करते माइनस आप करते जाना, लास्ट में आया था 566। 566 से लगाकर 586 तक लगभग ये रहे। ठीक है, 586 से लगाकर 606 तक लगभग ये रहे। ठीक, 606 से लगा के 626 तक लगभग ये रहे। ठीक है, हाँ, और 626 से लगा के 646 तक लगभग ये रहे। और 646 में राजा कौन बन गए? शिलादित्य।
इस प्रकार से हम लोगों ने वो तारीख निकाली है कि 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने की। याद रह जाएगा क्या? अच्छा, क्या याद रखना है? याद ये रखना कि मेवाड़ के बारे में जानकारी देने वाला पहला शिलालेख कौन सा है? सामोली। सामोली कहाँ है? उदयपुर में, है ना। किसने पढ़ा? ओझा जी ने, गौरी संघ हीराचंद ओझा। ऐसे जान के मिलती शायद मैंने उस समय 25 रुपए दे के वो बाटा खरीद लिया था। बाद में राजपूताना म्यूजियम में रखवाया गया। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा गया है, मैं शिलादित्य या मेवाड़ का राजा हूं, मैं 5वां राजा हूं और मेरा सन कौन सा है? 646 ईस्वी है। और इसमें एक और है ना, एक माता का मंदिर भी मिलता है, अरण्यवासिनी माता। अरण्यवासिनी माता इनका कहते हैं यहाँ पर यहाँ के लोगों ने मंदिर बनाया था अरण्यवासिनी माता का। और जो एक मेहतर था जयंतक, है ना, इनकी जानकारी भी मिलती है। इनको शायद जयंतक नाम था, मेहतर की उपाधि दी गई, मेहतर कहो मेहता कहो, है ना। वहाँ पर ये भी इस माता का मंदिर मिलता है। शिलादित्य के समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हुई है उन सभी की जानकारी देने वाला ये पहला शिलालेख है। कौन सा? सामोली। क्लियर है? याद रह जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं है, 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लोगे, शायद नोट कर लोगे। वापस मैं जिक्र करूं शिलादित्य के बारे में, देखिएगा। वल्लभनगर गुजरात के शिलादित्य पुष्पावती के पुत्र गोहिलादित्य ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना की। कहाँ की? कैसाब नागदा, उदयपुर में की। ठीक है। और दूसरी बात इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनके चांदी के 1869 में आगरा से लगभग 2000 सिक्के प्राप्त हुए, है ना। प्राप्त हुए। अब देखिएगा, फिर मैंने कहा इनकी 24 शाखाएं बताई गई है। फिर मैंने ये कहा आपको सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? मैंने बताया है ना, आपको सारी जानकारी एक शिलालेख से मिलती है। शिलालेख का नाम है दोस्तों सामोली अभिलेख, उदयपुर में है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पढ़ा, संस्कृत भाषा में है। इसमें लिखा गया है राजा का नाम बताया गया है आपके शिलादित्य सेकंड कह सकते हो, शिलादित्य। इसमें तारीख लिखी है 646 ईस्वी। और इसमें यह बताया गया मैं गोहिल वंश का 5वां वंशज हूँ, मेरे से पहले 4 हो गए। 4 कौन? गोहिलादित्य, भोजादित्य, महेंद्रादित्य, नागादित्य और 5वां कौन है? शिलादित्य। इसके बाद राजा बनते हैं आपके एक अपराजित नाम के। अपराजित के बाद में राजा बनते हैं महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड के बाद में राजा बनता है बप्पा रावल, जो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, बड़ा प्रतापी राजा, पहला बड़ा शानदार सा ढंग का राजा, है ना। हालांकि सारे बच्चे ही। अब देखिए, ये नोट कर लेना भाई, है ना। हाँ, सामोली बोले लिख लेना कॉपी में। अब मैं आगे बढ़ूं, फिर सवाल ये आएगा, क्या गोहिल स्वतंत्र थे? नहीं। बताया जा रहा है प्रारंभ में गोहिल जो दोस्तों ये प्रतिहारों के संबंध थे। आपने प्रतिहारों के नाम सुने होंगे, प्रतिहार, है ना। प्रतिहारों के ये संबंध थे शुरुआत में। लिखेंगे एक लाइन, गोहिल प्रारंभ में प्रतिहारों के संबंध थे। गोहिल प्रारंभ में प्रतिहारों के संबंध थे। किसके संबंध है भाई? प्रतिहारों के। ठीक है। गोहिल प्रारंभ में प्रतिहारों के संबंध थे। लिख लोगे एक लाइन, है ना। गोहिल प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर देश का नाम है, गुर्जर प्रतिहारों के संबंध थे। ठीक। अच्छा, ये आजाद कौन हुआ? तो देखिएगा, एक राजा बनेगा आगे, है ना, उनका नाम मिलता भरतभट्ट, है ना। भरतभट्ट के समय जो है ये आपके गोहिल जो है वो स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। उन्होंने कहा हम तुम्हें, है ना, हम तुम्हारे संबंध नहीं रहने वाले अब। लेकिन शुरुआत में ये लोग थे। ठीक है। गोहिलों के बारे में जानकारी कैसे ला लें? मैंने आपको, है ना, पिछले पेज में बता ही दिया, सामूली अभिलेख। आप उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। कोई नहीं, 2-4 बातें लिखनी है जी, 5 नाम लिखने और सन लिखना है और कहां से मिला और किसको मिला, बस इतना लिखना। ठीक। मैं वंशावली आपके सामने लिख दूं। सबसे पहला कौन है? वल्लभी। वल्लभी के शिलादित्य। ठीक। शिलादित्य के बाद में मैंने बताया शिलादित्य का बेटा हमारा राजा बनते हैं। राजा का नाम मैंने बताया गोहिलादित्य। गोहिलादित्य। ठीक है।
गोहिलादित्य के बाद मैंने बताया भोजादित्य, भोजादित्य। भोजादित्य के बाद मैंने बताया महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य के बाद मैंने बताया नागादित्य। ठीक है, नागादित्य के बाद मैंने बताया शिलादित्य सेकंड। शिलादित्य सेकंड भी कह सकते हो आप, नहीं कहो तो भी चलेगा। इनके बाद में बताया अपराजित, है ना, इनके नीचे लिखेंगे हम अपराजित। ठीक है, इसके बाद में महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य सेकंड। ठीक है, इनके बाद में बप्पा रावल कालभोज, इनका बेटा। ठीक है, इनके बाद में आते हैं भरतभट्ट, खुमान ऐसे कई बनते हैं लेकिन मैंने बता रहा मैं भरतभट्ट। और इनके बाद आलू रावण, अलट। फिर कंटिन्यू चलेगा ना, शिलादित्य, गोहिलादित्य, भोजादित्य, महेंद्रादित्य, नागादित्य, फिर शिलादित्य सेकंड जिनके समय का शिलालेख है आपका समोली, और अपराजित, महेंद्रादित्य सेकंड, इनके बेटे होते हैं बप्पा रावल या कालभोज। उसके बाद है भरतभट्ट, भरतभट्ट कहते हैं प्रतिहारों से स्वतंत्र हो जाते। और आलू रावल वही है जो फॉरेन की लड़की से शादी करता है, प्रथम विदेशी राजस्थानी विवाह, अल्लट और वो राजकुमारी हरियादेवी। हाँ, अब देखिएगा, ये जिक्र हो गया हमारा यहां तक का। अब आगे बढ़ूं मैंने बताया गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने की। ठीक है साहब, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं की। कब की? 566 ईस्वी में। कहा की? मतलब आपकी सॉरी नागदा गांव उदयपुर में की। ठीक है, इनका सिक्के मिलते 2000 चांदी के। कहाँ से मिलते? आगरा से मिलते। ठीक है, ये जानकारी कहाँ से मिलती? सामूली अभिलेख से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनका जो बड़ा राजा, बड़ा प्रसिद्ध राजा होता है, उनका नाम है बप्पा रावल। कौन सा रावल है? बप्पा रावल। देखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, बिल्कुल हेडिंग लगाइए, बप्पा रावल। दूसरा नाम है काल भोज। 734 से 753 के आसपास। देखिएगा, यहां दो बातें मिलती है। पहली बात, ये कार्यकाल ठीक है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड कह रहा है 713 है। ओके, 713 ईस्वी में बप्पा रावल राजा बन गया। श्यामलदास वगैरह बाकी सारे कहते हैं 734। आपको 734 ही याद रखना है, 753 तक रहे। और देखिएगा, सभी राजाओं के आपको कार्यकाल नहीं मिलेंगे, शुरुआत वालों के नहीं मिलेंगे। बाकी तो हम कंटिन्यू चलेंगे, आज़ादी तक चलेंगे, 1947 तक कौन राजा कब कैसे बढ़ा। लेकिन शुरुआत वालों के सबके नहीं मिलेंगे, उनकी शताब्दी मिलेगी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। ठीक है, अब बप्पा रावल, दूसरा नाम क्या है? कालभोज। बप्पा रावल या कालभोज, ये कार्यकाल याद रखना है। ठीक, अब सवाल ये खड़ा होता, बप्पा रावल कौन है, किधर से आया? पिता का नाम मैंने बता दिया, महेंद्र सेकंड का बेटा है, यहीं पर मेवाड़ में रह रहे। और गोहिल कहाँ रह रहे? गोहिल नागदा में रह रहे, और उन्हीं का वंशज ही तो है। सातों आठवां वंशज है शायद, हाँ क्लियर है, गोहिल आदित्य का 8वां हो गया। अब देखिए, बप्पा रावल राजा नहीं है यहाँ, केवल कहते हैं एक कोई गुरुजी थे। उन गुरुजी का नाम मैं बता दूं आपको, हारित ऋषि। कौन से गुरु है? हारित ऋषि। ठीक, गुरु जी। यहां पर कोई देवी की पूजा कर रहे, राठासन देवी। एक भगवान की पूजा करे, लकुली संप्रदाय से संबंधित हो, पाशुप संप्रदाय भी कह रहे हो आप, कह सकते हो। वो जो एकलिंग जी का मंदिर बनेगा, लकुलिस पाशुप सेव संप्रदाय, एक भगवान की पूजा कर रहे गुरु जी, और गुरु जी की सेवा कर रहा बप्पा रावल। गुरु जी का नाम सब बप्पा रावल, कालभोज, सॉरी हरित ऋषि। और राजा का नाम बप्पा रावल, राजा नहीं है। जानकारी ये मिलती है, बप्पा रावल का एक ही काम था, वो था दोस्तों गाय चराना। बप्पा रावल गायों का गवाला, मेवाड़ में केवल एक ही काम कर रहे। हरित नाम के ऋषि रह रहे हैं, उनकी गाय चरा रहा, उनकी सेवा कर रहा बप्पा रावल। और गुरु जी वहां बैठे आराम से गायों को खेतों में ले जा रहा, शाम को वापस ला रहा, मस्त खीर बना रहा, चावल डाल के शानदार वाली,
खुद भी खा रहा, गुरु जी को खिला रहा, सेवा कर रहा। गुरु बड़े प्रश्न हो, गुरु जी ने कहा बप्पा रावल गजब की सेवा कर रहा है, मैं जिस समय भगवान के पास जाऊं तो मेरे पास मौजूद रहना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और तू मेवाड़ का राजा बन जाएगा। अभी गाय चरा रहा, ग्वाला है। इस समय राजा कौन है याद रखिएगा, इस समय जो राजा है उसका नाम है आपके, याद करिए, मान मौर्य। कौन सा मौर्य है? मान मौर्य। ये बात है कब की? ये बात है 734। अच्छा, मेवाड़ में कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़। पूछ ले हुए मान मौर्य कहाँ का राजा है, आप कहोगे चित्तौड़गढ़ का राजा है। मान मौर्य चित्तौड़गढ़ का राजा है। बप्पा रावल भी मेवाड़ में है, लेकिन यहां नहीं है, पास में है, उदयपुर वाले एरिया है, वहां पर बैठा गाया चरा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है साहब गायों के गवाले, और ये है राजा। गवाले के गुरु कौन है? कि हरित ऋषि। हरित ऋषि आशीर्वाद देंगे और बप्पा रावल कहते हैं हरा देंगे किसको? आपके मान मौर्य को। और मेवाड़ में गोहिल वंश की वास्तविक स्थापना कोई करता है तो वो बप्पा रावल है। दो सवाल बनते हैं। गोहिल वंश का संस्थापक गोहिल आदित्य, कब? 566। वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल, कब? 734। 734 ईस्वी में गोहिल वंश की वास्तविक स्थापना बप्पा रावल ने की। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? हाँ, अब देखिए ये क्या कहानी कहती है। कहानी ये कह रही है कि गुरुजी थे, है ना, गुरुजी का नाम था हरित ऋषि। हरित कहो, हरित को एक ही बात है। हरित ऋषि ने बप्पा रावल को बोला था, बप्पा रावल जब मेरे अंतिम दिन आए तू मेरे पास मौजूद रहना, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा और तू राजा बन जाएगा और अमर भी हो जाएगा। अब बप्पा रावल ने कहा भाई गजब का मामला ऐसा है तो गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। और एक दिन कहते बप्पा रावल खेतों में गया हुआ था और पीछे यमराज जी लेने के लिए आ गए गुरुजी को। बाद में पहले तो कहते गुरुजी चले नहीं, बाद में बड़ी मुश्किल से समझाया, तब जाके गुरुजी माने और कहते रवाना होने लगे। और बप्पा रावल भी पहुंच गया, लेकिन गुरुजी धीरे 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 ऊपर, ठेठ ऊपर नहीं पहुंचे, हाँ 30-35 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे। वहां से बप्पा रावल ने फोन किया, बोले अरे गुरुजी आशीर्वाद तो देते जाओ, जा कहाँ रहे हो। वहां से कहते गुरुजी आशीर्वाद को देते हैं, ज्यादा दूरी थी इसलिए आशीर्वाद जो है बराबर ढंग से पहुंचा नहीं बप्पा रावल तक। कहते पैरों में इधर कहीं गिर गया और बप्पा रावल की हाइट बढ़नी शुरू हो गई, बराबर 30-35 फीट का कहते आदमी हो गया। कहानी है जी, बराबर पहुंच गया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि जा मेवाड़ का राजा बनो। उन्हीं गुरुजी से आशीर्वाद लेकर बप्पा रावल कहते मेवाड़ के राजा बनते, जाते ही मन और मौर्य की खोपड़ी काट देते और मेवाड़ में वास्तविक गोहिल वंश की स्थापना करते 734 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यही आएगा गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन? बप्पा रावल। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, किसको हराया? मान मौर्य को हराया। ये बातें यहां तक हो गई। फिर सवाल ये खड़ा होता मान मौर्य कहाँ का राजा? आप कहोगे मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ का। मेवाड़ याद नहीं रखना है, चित्तौड़गढ़ का राजा था। क्या बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ में बैठा? नहीं, नागदा। मैंने बताया बप्पा रावल ने मेवाड़ को जीत लिया, लेकिन वो नागदा में ही रहता, उदयपुर। वो चित्तौड़गढ़ नहीं गए, वो चित्तौड़गढ़ को राजधानी नहीं बनाते। अच्छा, दूसरी कहानी क्या कहती वो भी सुन लीजिए। दूसरी कहानी दोस्तों, कहानी ये कहती है, आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा होगा, हिंदुस्तान पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 712 में होता है, सभी ने सुना होगा, मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले हमारे यहाँ नहीं थे ये लोग। 712 ईस्वी में पहली बार कोई मुसलमान भारत पे अटैक करता है। कटक से अटक भारत की बाउंड्री हुआ करती थी। कौन अटैक कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? वो भी सुन लीजिएगा। ये दोस्तों हमारा श्रीलंका, हमारे भारत के नक्शे के साथ फ्री आने वाला देश। इधर दोस्तों थे अरब देश। कौन से देश है? अरब देश। इनका आपस में व्यापार था। श्रीलंका वाले अरब जा रहे, अरब वाले श्रीलंका जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। या बीच में हमारा देश पड़ता था, सिंध, भारत, हिंदुस्तान। सिंध के राजा, अब देखिए आपके वहां से कोई निकल रहा है तो आप टैक्स तो मांगोगे, सीधी सी बात है भाई। आज भी टैक्स लिया जा रहा है, आप रोड पे चल रहे कि टैक्स दो, टोल टैक्स। पहले तो साहब टैक्स होते ही होंगे। और वहां के जो मुस्लिम आक्रांत था उन्होंने कहा साहब हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स नहीं दो तो हमारी जमीन से मत निकलो। और उनके पास कोई आने जाने का मार्ग नहीं था। और आगे ये बताया जा रहा है हमारे वहां के जो लोग थे वो इन लोगों से धन माल लूट लेते।
उन्होंने कई बार चेतावनी दी, हमारी वहां के लोग माने नहीं। तब कहते एक आदमी को भेजा गया, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 712 मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में ये अटैक करता है हिंदुस्तान पे, सिंध पर अटैक करता है। यहाँ के हमारे राजा थे, राजा का नाम था राजा दाहिर सैन। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी रानी बाई ने जौहर किया, हिंदुस्तान का पहला जौहर था। पहली बार मुस्लिम अटैक भारत में सफल आक्रमण 712 में होता। और यहां से आपने देखा होगा वो ऊंट, खजूर की खेती, ये सारे सिस्टम अरबों ने शुरू किए। इसके बाद इनको लगा यह मामला गजब का, आगे बढ़े। ये लोग आगे बढ़े। अब सिंध से आगे जाओगे, कहां जाओगे? राजस्थान ही तो आएगा सामने, और कोई बीच में राज्य थोड़ी है। हम आगे तैयार खड़े थे। और आपने ये भी सुना होगा 712 में पहली बार कोई अटैक भारत में मुस्लिम करता है, और भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना 1206 में होती है। कब होती? कोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भाई 500 साल, क्या 500 साल में वो लोग नहीं आए? क्या आए हैं। दिल्ली अटैक किया उन्होंने, और दिल्ली उनसे युद्ध करने वाले, उनके रोकने वाले कोई थे तो हमारे राजस्थान था, आपका राजस्थान था। 500 वर्ष तक भारत की रक्षा की। और जैसे ही आपके अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है, हिंदुस्तान में राजगद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठ जाता है। बप्पा रावल देखिएगा, इस समय की घटना ये आगे ये कहानी ये बता रही है कि बप्पा रावल जिस समय यहाँ पर मेवाड़ में रह रहे, हरित नाम के ऋषि की गायें चरा रहे हैं, उसी समय बप्पा रावल या दूसरा नाम इनका एक और है, कालभोज भी है, इनको कालशोक भी कहा जाता है, ये गायें चरा रहे थे। उस समय वहां से अटैक हो रहे, मुस्लिम अटैक। और ये हरित ऋषि है, वो जाकर मान मोरे को कहते भी अटैक हो रहे, सामने युद्ध करने वगैरह जाओ, कहते मान मोरे गए नहीं। और बप्पा रावल कहते गया था, और उनको वहां तक ठेठ वहां तक छोड़ गया, ईरान तक। तब गुरुजी ने कहा था कि इस मान मोरे को हटा के तू राजा बन जा। बड़ा बलशाली आदमी था, 33-32 फीट का आदमी है, तो भाई साहब गजब का ही होगा, है ना। तो कहते वो मान मोरे को हटाकर मेवाड़ के क्या बन जाते? राजा बन जाते, है ना। इसके बारे में CV वेदन साहब कहते हैं ना, बप्पा के शौर्य के सामने अरबों का जवार भाटा चूर चूर हो जाता। जवार भाटे की तरह आते, उधर से उछलते हुए, सामने बप्पा रावल जैसे दीवार को देख दे चकनाचूर। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका राजा बप्पा रावल। कहते हैं विदेशी आक्रांता 2 आदमियों को हराया, उनके नाम याद रखना, एक का नाम सलीम, एक का नाम जुनेद। बप्पा रावल एकलिंग जी भगवान की पूजा करते, एकलिंग जी भगवान का मंदिर बनाया कैलाशपुरी उदयपुर में। याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर एकलिंग जी भगवान का मंदिर। क्लियर? अब देखिएगा, मेवाड़ के जितने भी राजा बनेंगे सब अपने आप को राजा नहीं मानेंगे। इनका राजा महाराजा जो भी है एकलिंग जी है, हम उनके दीवान है साहब। आप किसी भी मेवाड़ के राजा के नाम के आगे देख लेना, किसी के नाम के आगे रावल या राणा मिलेगा आपको, राजा महाराजा नहीं मिलेगा। जैसे महाराजा संगा, महाराजा कुंभा, महाराजा प्रताप सुना कभी? नहीं। लेकिन जोधपुर देख लो, महाराजा सोन सिंह, महाराजा नून सिंह। लेकिन मेवाड़ वाले या तो लगाएंगे राणा या लगेंगे रावल। रावल रतन सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह, रावल सामन सिंह, रावल कुमार सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा हमी, राणा राज सिंह, है ना। तो देखिएगा, जब भी युद्ध मैदान में जाने से पहले एकलिंग जी भगवान से आशीर्वाद जरूर लेते। उसी शब्द को कहा जाता आस्का लेना। आपको पूछ ले आस्का लेना का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा युद्ध मैदान में जाने से पहले एकलिंग जी भगवान से आशीर्वाद लेना, आस्का लेना। ठीक है। कितनी बातें होगी बप्पा रावल में? 4 या 5। बप्पा रावल महेंद्र सेकंड का पुत्र है। बप्पा रावल मेवाड़ में गोहिल वंश की वास्तविक स्थापना करता है। बप्पा रावल किसको हराता? मानमोरे को हराता। किसके आशीर्वाद से? आर्य ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है। बप्पा रावल 2 विदेशी आक्रांतों को हराते, एक का नाम है सलीम, एक का नाम है जुनेद। ठीक है। बप्पा रावल एकलिंग जी भगवान के मंदिर का निर्माण करवाते कैलाशपुरी उदयपुर में। आस्का लेना का मतलब है कहीं भी युद्ध मैदान में जाने से पहले आशीर्वाद लेना। ठीक है। इसके अलावा क्या बात रहेगी बप्पा रावल? एक बप्पा रावल ने कहते हैं शहर बसाया रावलपिंडी। आज पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर की स्थापना किसने की? बप्पा रावल ने। क्लियर? इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक प्रशस्ति है रणकपुर। रणकपुर प्रशस्ति। क्लियर है? रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों पाली में, आपने सुना होगा रणकपुर के जैन मंदिर सुने होंगे। हाँ, जिन 1444 खंभों का मंदिर भी कह सकते हैं। महाराणा कुंभा के समय 1439 में धरणक शाह ने, है ना, मंदिर बनाई थी देपाक की देख रेख में मथई नदी के किनारे। कहते हैं महाराणा कुंभा ने 99 बीघा जमीन जो है वो उनको दान दी थी, जमीन बनाने के लिए, मंदिर के लिए। वहां पर प्रशस्ति लिखी है, मंदिर के दीवार के ऊपर बड़ा सा बाटा छापा हुआ,
उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा बप्पा रावल अलग है, कालभोज अलग है, आदमी दो नाम ही दो। अब भाई गजब का मामला है, अपवाद है ये। बाकी कहीं पर नहीं लिखा कि बप्पा रावल अलग है, कालभोज अलग है, लेकिन ये रणकपुर प्रशस्ति कह रही है बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग है। याद रह जाएगा क्या? सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा कौन सी प्रशस्ति में बप्पा रावल कालभोज को अलग अलग बताया? आप क्या कहोगे? आप कहोगे साहब रणकपुर प्रशस्ति पाली जिले में है, रणकपुर के जैन मंदिर में लगी हुई है, उसमें ये बताया गया है बप्पा रावल अलग आदमी है और कालभोज अलग आदमी है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बप्पा रावल की उपाधियां रखोगे, एक तो उपाधि चकवे, हिंदू सूर्य है ना, चकवे हिंदू सूर्य, राजगुरु, राजनीति में दक्ष शानदार राजनीति करते थे, हिंदू सूर्य, हिंदू असूर्य कैसे, चकवे 4 दिशाओं को जीतने वाले, और चार्ल्स मार्टल, चार्ल्स मार्टल, और कह सकते हो वो अरबों का ज्वार भाटा चूर चूर हो जाता, ज्वार भाटा, ठीक है। ठीक है, अब लिख लेंगे हम, है ना, बप्पा रावल के बारे में सारी बातें जो मैंने बताई वो नोट कर लेंगे। लास्ट में क्या लिखे? हेडिंग लगाई थी लास्ट में, बप्पा रावल कालभोज, ठीक है। देखिएगा हेडिंग लगाई थी आप लोगों ने बप्पा रावल कालभोज, नोट कीजिएगा, बप्पा रावल दूसरा नाम है कालभोज, 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों हम ये लिखेंगे बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से राजा बने? आप कहोगे साहब मान मौर्य, सॉरी हरित ऋषि, लिखिए पहली लाइन, बप्पा रावल हरित ऋषि, बप्पा रावल हरित ऋषि के शिष्य थे, हरित ऋषि के शिष्य थे, और क्या काम करते थे? उनकी गायें चराते। ठीक है, नेक्स्ट, बप्पा रावल ने हरित ऋषि से आशीर्वाद लेकर 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता, मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता। याद रह जाएगा, बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता। कब? 734 ईस्वी में। और स्थापना की कौन से वंश की? गोहिल। लिख लेंगे हम, मेवाड़ में गोहिल वंश का, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है कौन? बप्पा रावल। मेवाड़ में गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है कौन? कहलाता कैसा? बप्पा रावल। ठीक है, कब की स्थापना? 734 ईस्वी में। कहां पर की? राजधानी कहां, किसको बनाया? देखिएगा, बप्पा रावल की राजधानी नागदा, उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा भाई, उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता जरूर है, लेकिन वो राजधानी चित्तौड़गढ़ को नहीं बनाता है, राजधानी नागदा ही रहेगी। पूछ ले बप्पा रावल की राजधानी कौन सी? आप कहोगे साहब नागदा। ठीक है, हराया कहाँ के राजा को? चित्तौड़गढ़ के राजा को। कौन से राजा को? राजा का नाम क्या? राजा का नाम है मान मौर्य।
मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता, किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम अगला पॉइंट लिखेंगे, बप्पा रावल ने एकलिंग जी भगवान का मंदिर बनाया। एकलिंग जी भगवान का मंदिर बनाया। ठीक, मंदिर कहां पर बनाया आगे लिख लेना भाई, कैलाशपुरी उदयपुर में, है ना। कैलाशपुरी उदयपुर में जगह है, वहां पर बप्पा रावल जो है एकलिंग जी भगवान का मंदिर बनाते। क्लियर। इसके अलावा अगला पॉइंट, बप्पा रावल ने विदेशी आक्रांता सलीम तथा जुन्नेद को हराया। सलीम तथा जुन्नेद को हराया। और बताया जा रहा वापस आते समय बप्पा रावल वहां पर एक शहर बसाते। पाकिस्तान में आपने एक जगह सुनी होगी रावलपिंडी, है ना, रावलपिंडी, और बप्पा रावल के द्वारा बसाया गया, अपना ही शहर है। हाँ, कभी जाके वह अधिकार कर लेना कि हमारे मेवाड़ के राजा ने बसाया था, वो भी एक लाइन लिख लो, रावलपिंडी। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर बसाया। बप्पा रावल ने रावलपिंडी शहर बसाया। कहां पर है साहब? पाकिस्तान में। ठीक है, एकलिंग जी भगवान का मंदिर बनाया। मंदिर कहां? कैलाशपुरी उदयपुर में। याद रह जाएगा। आस्का लेना के बारे में लिख लीजिएगा, आस्का लेना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लिख लेना, मेवाड़ के राजाओं द्वारा, मेवाड़ के शासकों द्वारा, मेवाड़ के शासकों द्वारा युद्ध मैदान में जाने से पूर्व, युद्ध मैदान में जाने से पूर्व एकलिंग जी से आशीर्वाद लेना। एकलिंग जी से आशीर्वाद लेना। मेवाड़ के राजाओं द्वारा युद्ध भूमि में जाने से पहले एकलिंग जी भगवान से आशीर्वाद लेना दोस्तों क्या कहलाता है? आस्का लेना। क्लियर है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट ये कहता है कि बप्पा रावल जो है मेवाड़ के राजा बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। बप्पा रावल 734 में मरे, राजधानी बना दी गई, शहर बसाया गया। दूसरी बात ये मिलती है कि बप्पा रावल की जो समाधि है वो कहते वहीं पर है, ईरान में है ना। दो समाधि, कई आधे इतिहासकार कहते वहीं पर गए, वहीं बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है, खुरासान ईरान में। लेकिन आपको पूछे समाधि कहाँ है, आप कहोगे कैलाशपुरी उदयपुर, यानी कि एकलिंग जी भगवान के मंदिर के पास ही है बप्पा रावल की समाधि। लिख लेंगे हम, बप्पा रावल की समाधि, बप्पा रावल की समाधि। एक तो आप लिखोगे खुरासान ईरान, खुरासान ईरान। एक आप याद रखोगे इसके अलावा कैलाशपुरी, कैलाशपुरी उदयपुर। दोनों जगह खुरासान ईरान में है और एक है आपके कैलाशपुरी उदयपुर में। क्लियर है। तो आपको याद क्या रखनी, कैलाशपुरी उदयपुर में ही समाधि है, एकलिंग जी भगवान के मंदिर के पास ही है। क्लियर है। हाँ, ये दो चार बातें यहां तक की होगी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैंने बताया बप्पा रावल ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए, याद रखना भी। 115 ग्रेन वजन बताया जा रहा, 115 ग्रेन की। ठीक से, ग्रेन मतलब गेहूं के दाने के समान होता है ना। सवाल पूछ ले, मेवाड़ में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया, आप कहोगे साहब बप्पा रावल। ठीक। इसके अलावा बप्पा रावल की दो बातें और है। उपाधि, कौन कौन सी उपाधि है, एक तो मैंने बताई थी आपको, शायद लिख ली होगी, चकवे। एक उपाधि है राजगुरु, एक उपाधि है हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य। तीन उपाधियां रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट उपाधियां, चकवे, राजगुरु, हिंदू सूर्य। इसके अलावा प्रशस्ति रणकपुर, रणकपुर प्रशस्ति पाली में है दोस्तों। ये प्रशस्ति क्या कह रही है,
इस प्रशस्ति में बप्पा रावल कालभोज को अलग बताया। इसमें बप्पा रावल कालभोज को अलग बताया। ये चीज आपको याद रखनी, कालभोज को अलग अलग बताया, अलग अलग बताया। ठीक है, बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताने वाली कौन सी प्रशस्ति आप कहोगे? रणकपुर। और दो बातें लास्ट हम लिख लेंगे। एक तो है सीवी वैद्यन, क्या करते हैं? लिखेंगे सीवी वैद्यन ने बप्पा रावल की तुलना, बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी चार्ल्स मार्टल से की। याद रखिएगा, चार्ल्स मार्टल से की। यानी कि पहला फ्रांस का आदमी है जो पहली बार किसी मुस्लिमों को हराता है, वो कौन है? चार्ल्स मार्टल। ऐसा हमारे यहाँ का कौन है? बप्पा रावल। एक बात और ये कमेंट कहते हैं, विदिन साहब क्या कहते हैं? वैद्यन साहब कहते हैं बप्पा के शौर्य के सामने, बप्पा के शौर्य के सामने अरबों का जवार भाटा चूर चूर हो जाता। अरबों का दोस्तों जवार भाटा चूर चूर हो जाता, चूर चूर हो जाता है ना। अरबी वहां से जवार भाटे की तरह उछलते हुए आते, अरबी अरबी है ना, अरब वाले, और यहाँ आते सामने बप्पा रावल को देखते चकना चूर हो जाते। क्लियर है? चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें हमारे बप्पा रावल की थी, है ना। और इसके बाद हम जिक्र अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।